वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टडी कर रहे हैं पीपीएससी मैथ पेपर 2015 का सॉल्यूशन। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया है वो हमारे पास क्या है जी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है। हमें डेफिनेटिव इंटीग्रल दिया गया है -4 to 0। अब इसमें हमारे पास देखें करना क्या है, हमारे पास जो लिमिट दी गई है -4, तो -4 में हमारे पास जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास नीचे 0 हो जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इससे जिस नंबर पे जिस लिमिट पे 0 वैल्यू आ रही होती है हम उसको बाहर लिमिट एज अ लिमिट लिख लेते हैं। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिंपली इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अब देखें हमारे पास जो इंटीग्रेंड दिया गया है 16 - t² नीचे डिनोमिनेटर में। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो -2t आता है, हमारे पास t ऊपर मौजूद है। ठीक है, हमने क्या किया, -2 से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे हमने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। अब इसमें जब हमारे पास आ जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले आएंगे, नेगेटिव हो जाएगा स्क्वायर रूट और -2t यहाँ आ जाएगा। फिर हम इस पे क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई कर देंगे। तो जब पावर रूल यानी -1/2 में हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और नीचे पावर भी हम लिख देंगे। तो लिमिट हमारे पास क्या आ गई, -4 to 0। अब हमने क्या करना है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, -1/2 में से +1 करेंगे, पावर 1/2 बच जाएगी और नीचे भी 1/2। और जो अब नीचे वाला 1/2 है ये बाहर हमने निकाल लिया, ये क्या हो जाएगा, उलट जाने के, ये 2 बच जाएगा। 2 और 1 मीन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट्स। तो लिमिट्स अप्लाई करते हुए तो अपर लिमिट्स हमने पुट की, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, 0, तो हमने t की जगह क्या रख दिया, 0। और इसी तरह लोअर लिमिट क्या है हमारे पास, -4, तो -4 रख दिया। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास 16 - 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 16 स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाता है और 16 - 16 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 - 0 4 और आंसर हमारे पास -4। तो इसमें सी हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है जी। तो सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, पीरियड फाइंड करना है। किसका, एक हमें एक्सप्रेशन दी गई, a cos ωt + b sin ωt। अब हमने इसका पीरियड बताना है। ठीक है जी। अब इसमें देखें, जब हमारे पास कोई वेव दी गई हो, वेव में हमारे पास हमें पता है कि 4 पार्ट्स होते हैं वेव के, पीरियड्स होता है, वेव लेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फेज होता है। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ये जो ओमेगा दिया गया इसका मतलब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा का मतलब यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है। तो पीरियड हमारे पास होता क्या है, पहले हमें पीरियड्स का पता होना चाहिए। अब देखिए इसका आंसर तो मैं बता सकता हूँ, इसका आंसर ये है ω/2 ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हमने क्या करना है, हम पीरियड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो पीरियड्स हमारे पास क्या हो जाएगा, पीरियड हमारे पास होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मैस टू फिनिश वन कंप्लीट साइकिल मोशन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड पीरियड। तो पीरियड हमारे पास क्या हो जाएगा, 2π/ω। तो इसका पीरियड हो जाएगा। तो मीन इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है जी, 2π/ω। इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी मीन पीरियड्स का उलट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू द पीरियड एंड इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल। तो जो हमारे पास कंप्लीट साइकिल्स होगा किसी मोशन का, उसे हम क्या कहते हैं, तो ये मीन उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पूछ लेता तो हमारे पास ω/2π इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। इसी तरह एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड हमारे पास किसी वेव का इज मेजर ऑफ द हाइट ऑफ द वेव। तो मीन जो वेव की हाइट होती है मीन पोजीशन से लेकर
जो उसका अपर पार्ट होता है मीन क्रस्ट तक का जो फासला होता है, हाइट होती है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। The amplitude of wave can be defined as the loudness or the amount of maximum displacement of vibrating particle of the medium from their mean position when the sound is produced। तो ये हमारे पास क्या होता है एम्पलीट्यूड, कैपिटल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाएगा इस इक्वेशन का। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्या दिया गया जी, एक वेक्टर दिया गया ए, ठीक है जी, उसके आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट गिवन है, ठीक है जी। अब इसमें आई का मतलब यानी कि आई वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर है। कहता है इज इरोटेशनल, हमें कंडीशन क्या दी गई है, कहता है ये इरोटेशनल है, ठीक है जी। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए बी एंड सी, हमने फाइंड करना है। तो अब देखें इरोटेशनल का मतलब ये है कि हमने इसमें क्या लेना है, कर्ल लेना है। तो डेल क्रॉस ए, ठीक है, हमने इसका कर्ल लिया। तो कर्ल आपको पता है कैसे लेते हैं, डेल, इसमें हमारे पास डेल की जो वैल्यू होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे और पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। तो इसमें हमने आई कंपोनेंट लिखा -4x + 3y + z ए जी, बी एक्स प्लस 3y 5z और -4x + 3y + ए जी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है जी इसके, तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे ए जी है, ये बी है और ये हमारे पास सी है, ये यहाँ पे ए आएगा जेड के साथ, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, डेल क्रॉस ए फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे आपको पता है, हम इसे एक्सपेंड करते होते हैं। एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हम ए को एक्सपेंड करें हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रो हम एलिमिनेट कर देंगे और फर्स्ट कॉलम, यानी ये हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास यानी हमने पहले पार्शियल और पार्शियल वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आई कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई। तो इसमें 4x + cy + z लिखेंगे माइनस, उसके बाद पार्शियल ओवर पार्शियल z और वेक्टर कौन सा है, bx + 3y + 5z हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने कंपोनेंट लेना है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, जे। तो जे कंपोनेंट के लिए हमने ये रिमूव कर देना है और फर्स्ट रो रिमूव हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स को ये माइनस फार्मूले का लिखेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x + cy + 3z के माइनस फार्मूले का। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल z जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -4x - 3y + az के बराबर हो जाएगा। अब इसी तरह हमने क्या करना है, नेक्स्ट कंपोनेंट लेना है, के कंपोनेंट लेना है। तो के कंपोनेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, के कंपोनेंट लेने के लिए हमें फर्स्ट रो लेनी पड़ेगी, हाँ जी, थर्ड रो ये कैंसिल हो जाएगी और फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स bx + 3y + 5z एंड माइनस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और पार्शियल ओवर पार्शियल वाई हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4x - 3y + az इंटू के कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है जी। हमने इनका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे मीन पार्शियल ओवर पार्शियल वाई का वाई के रिस्पेक्ट लेंगे तो हमारे पास इसमें सी आ जाएगा, सी, और जब जी के लिहाज से लेंगे माइनस और जी के लिहाज से लेंगे तो -5 अब -5 इंटू आई आ जाएगा माइनस फार्मूले का। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का हमने अप्लाई करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल जी अप्लाई किया तो 4 - से जे आ जाएगा। इसी तरह पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स अप्लाई किया तो इसमें हमारे पास बी आ जाएगा और बाकी वाई और जी 0 हो जाएंगे क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। और इसी तरह हमारे पास
जब इस पे अप्लाई करेंगे y के रिस्पेक्ट करेंगे तो -3 और माइनस ये, तो ये माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पे प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि वेक्टर क्या इरोटेशनल है। इरोटेशन में हमारे पास डेल्टा क्रॉस ए, ठीक है जी, हमारे पास जो कर्ल होता है वो ज़ीरो हो जाता है इरोटेशन की वजह से। तो जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने कंपैरिजन करना है, राइट साइड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है जी, तो 0i + 0j + 0k हम लिख सकते हैं, नल वेक्टर लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो c - 5 बराबर हो जाएगा 0 के, और इसी तरह -4 - a, ये भी हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा, और b + 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 एंड c 5 आ जाएगा। तो मैच करेंगे 4 - 3 × 5, हमारे पास ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक वेक्टर दिया गया है, कहता है इज सोलिनॉइडल देन ए। तो सोलिनॉइडल के लिए हम क्या बिलोंग करते हैं, हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसमें हमने क्या करना है, फॉर सोलिनॉइडल डेल डॉट वी = 0 0 आ जाएगा हमारे पास। 0 मीन 0 हमारे पास एक स्केलर नंबर है, नहीं डाइवर्जेंस 0 हो जाता है सोलिनॉइडल के लिए। इरोटेशन के लिए कर्ल 0 होता है, और डाइवर्जेंस के लिए हमारे पास सोलिनॉइडल के लिए डाइवर्जेंस 0 होता है। ठीक है जी, हम हमें पता है कि डेल जो है वो किसके बराबर होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल xi प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल yj प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल yk। हमने डाइवर्जेंस फाइंड करना है, तो हमने डेल की वैल्यू लिखी, और उसके बाद हमने क्या किया जी, वेक्टर जो हमें दिया गया है उसका हमने उसकी वैल्यू लिखी। तो i कंपोनेंट को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से, k को k से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लिया। ठीक है जी, तो जब लेंगे हमारे पास मीन पार्शियल ओवर पार्शियल x -4 आ जाएगा, बाकी दो टर्म्स जो हैं यानी ये 0 हो जाएंगी, इसमें +1 आ जाएगा, और इसमें जब z के रिस्पेक्ट लेंगे x 5x भी 0, 6y भी 0, और z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और प्लस a = 0। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या है, हमारे पास c इसका राइट आंसर है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमारे पास। ठीक है जी, हमारे पास क्या है जी हमें ये इंटीग्रेशन की एक टर्म दी गई है, 0 to 0 लिमिट है, और अपर लिमिट इसकी 2 to 1। हमने क्या करना है, कहते हैं अलोंग द पाथ हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने देखें ये m दिया गया, हम इसे m कंसीडर कर लेंगे, लेट कर लेंगे, ये हमारे पास m हो गया। इस तरह हमारे पास n जो है वो क्या हो जाएगा, -3x² एंड y²। अब हमारे पास अगर हम इसका क्या करें, m को y के रिस्पेक्ट करें जिस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, और n को x के रिस्पेक्ट करें तो ये इक्वल आ जाते हैं। तो ये इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो 10x² - 2xy³ × dx - 3x² y² dy इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये किसका डिफरेंशियल बनता है, ये हमारे पास डिफरेंशियल बनता है 2x5 - x² y³। क्यों, क्योंकि अगर हम अगेन इसका पार्शियल इस पे पार्शियल x अप्लाई करें तो हमारे पास यानी क्या बन जाएगा, 10x² - 2xy³। ठीक है जी, इसी तरह फिर हम अगर इस पे क्या करें, पार्शियल y के रिस्पेक्ट करें तो ये 2x5 0 हो जाएगा, और -y के रिस्पेक्ट सेकंड टर्म -3x² y² हो जाएगी। तो इसका हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल मिल गया है। तो अब हम सिंपल हो जाएगा, यानी कि ये हमें पता चला ये मीन ये टोटल जो हमारे पास है ये किसका डेरिवेटिव दिया गया है हमें,
ये किसका डेरिवेटिव है, ये हमारे पास 2x5 माइनस एक्स स्क्र वाई क्यूब का डेरिवेटिव दिया गया। जो हमें डेरिवेटिव मिल गया तो हम क्या करेंगे, तो मीन हम इसकी जगह मीन इसका डेरिवेटिव क्या बनता है हमारे पास, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल वाई इंटू पार्शियल एक्स। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें पता है डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास लिमिट पुट करेंगे, यानी इसमें अपर लिमिट में x2 है और y हमारे पास 1 है। तो ये पुट करेंगे, पुट करने के बाद अपर और लोअर लिमिट पुट, लोअर लिमिट पे तो 0 हो जाएगा, जस्ट इसमें हमने अपर लिमिट पुट की तो हमारे पास 2⁵ 32 इंटू 2 64 हो जाएगा और 2⁻² -4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 64। तो इसका हमारे पास डी इसका राइट आंसर है, डी इज आवर राइट आंसर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें हमें एक ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का एक क्वेश्चन दिया गया, कहते हैं मीन एक प्रूफ है हमारे पास, थ्योरम है, कहता है इफ एस इज द क्लोज सरफेस देन सरफेस इंटीग्रल, और इसमें हमारे पास एक वेक्टर होता है और एन इसमें एक यूनिट वेक्टर है डी एस। तो हमें पता है डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये एक सरफेस कनेक्शन होता है सरफेस इंटीग्रल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल इनक्लोज बाय द वॉल्यूम। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, और डॉट एन, ये किसमें डेल डॉट और डी वी के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो एन डी एस है इसमें और डॉट एन डी एस और एज इट इज़ रह जाएगा, और एन डी एस को हम क्या लिख सकते हैं डेल डॉट डी वी, यानी सरफेस एस का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, ठीक है जी इसमें, और ये इनक्लोज बाय द वॉल्यूम वी, ये हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो बिल्कुल सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। वैसे इसका आंसर मैं बता सकता हूँ 3v है, ठीक है सी, लेकिन हमें इसका प्रूफ भी आना चाहिए। तो इसका प्रूफ हमारे पास क्या बनता है जी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, हमने राइट साइड जो हमने ली हुई है इसको हमने क्या करना है, डेल की वैल्यू लिखी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के, और आर हमारे पास एक वेक्टर होता है एक्स आई, लेट कर लिया हमने कि आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर है। जब हमने इस पर डेल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी सिंपल हमारे पास आई जे के यूनिट वेक्टर मीन उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास सिंपल x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, y का 1 आ जाएगा, z का 1, तो 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 का जब हम लेंगे इंटीग्रेशन तो हमारे पास क्या बचनेगी v आ जाएगा हमारे पास सिंपल, तो 3v इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो c इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कहते सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज, इसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बतानी है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास होती है ओमेगा क्रॉस आर, और इस तरह जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होती है इसके साथ हम क्या करते हैं माइनस लगा देते हैं, ठीक है। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी गई होती है अगर हम उसके साथ माइनस लगा दें, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन मीन कि हमें डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ए इज़ आवर राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, हमने बताना कि द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल connected by a rigid rod moving freely in the plane। कहते हैं हमारे पास एक रॉड दिया गया है, हम उसके वो कनेक्ट किया गया है किससे, 2 पार्टिकल के साथ, ठीक है जी, फ्रीडम है फ्री है, हमने उसकी क्या करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करनी है, मीन वो कहाँ तक मूव कर सकता है। तो इसका फर्स्ट मेथड हमने करना है। फर्स्ट मेथड में क्या है जी, हमने क्या करना है, तो मीन हमारे पास एक रॉड दिया गया है, इसमें हमारे पास 2 पार्टिकल दिए गए हैं, ठीक है जी,
उनके जो ऑर्डर पेयर हैं y1 y2 x1 x2 हमने लेट कर लिए, ठीक है जी। अब इसमें हमने क्या करना है जी, कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, हमने ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिए यानी x और y कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए। कहते हैं सो टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास 4 हो जाएंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ये अब कंडीशन कंस्ट्रेंट आ गई, ठीक है। आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास कंस्ट्रेंट भी होती है, तो कंस्ट्रेंट क्या है जी, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज कांस्टेंट से ए वही है, तो डिस्टेंस हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा। सो द वन ऑफ द कोऑर्डिनेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर, तो हमने क्या करना है इसमें 4 में से यानी एक हमें इसमें कंस्ट्रेंट दी गई है, तो 4 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड मेथड भी बिल्कुल इजी है, कहते हैं द मोशन इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड इफ वी गिव द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास and the angle made by the rod with the some specified direction, therefore 2 + 1। अब इसमें हमारे पास जो मोशन है कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, दो हमारे पास कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है, और एक हमें रॉड दिया गया है, तो 2 + 1 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा 3, तो इसका बी जो है इसका राइट आंसर होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस ए, कहते हैं हमने सेंट्रॉइड बताना है। एक तो सेंट्रॉइड हमारे पास एक पॉइंट भी होता है जहाँ पे किसी ट्रायंगल के मीडियन जो हैं मीट करते हैं, मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, जिस पॉइंट पे वो कोलिनियर होते हैं उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं। हाँ, इधर हमने क्या करना है, सेमी सर्कुलर वायर का हमने क्या करना है जी, हमने सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो अब इसमें सेंट्रॉइड जो है हमारे पास y कंपोनेंट आएगा, क्यों आएगा उसकी रीज़न क्या है, बाय द सिमेट्री सेंट्रॉइड ऑफ द वायर मस्ट बी ऑन द y एक्सिस सो दैट x हमारे पास 0 हो जाएगा इफ सिग्मा इज द मास। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, देखें जी सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर वायर दी गई है, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास सिग्मा इज द मैस ऑफ द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर है, उसके हमारे पास साफ ज़ाहिर मैस होगा, उसमें यूनिट लेंथ हमने सिग्मा ले ली। इफ डी एस जो है हमारे पास रिप्रेजेंट्स, हमारे पास डी एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट ऑफ आर्क, ठीक है, किसी आर्क हमने, तो वो किसके डी एस किसके बराबर हो जाएगा, ए डी थीटा के। ए इसमें हमारे पास उसका हमारे पास हमने एक लेंथ ली हुई है सेंटर से किसी पॉइंट तक, और ये डी थीटा हमारे पास है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास आर्क लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, ए डी थीटा के बराबर आ जाएगी। सो इसमें हमने वाई कंपोनेंट लेना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसमें वाई कंपोनेंट को, न्यू इंटू सेगमा डी एस ओवर, यानी हमने कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन ले रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर हम इस पे ट्राइंगल बना लें तो राइट ट्राइंगल बनेगी, तो हमारे पास ए साइन थीटा, हमारे पास ये जो हमारे पास अगर इसमें राइट ट्राइंगल बना लें, ठीक है जी, तो हमारे पास थीटा किसके बराबर, साइन ए इंटू साइन थीटा, और ए डी थीटा हम लिखेंगे डी एस की जगह, ठीक है, हमें डी एस की वैल्यू हमें पता है ए डी थीटा होती है। और इसी तरह हमारे पास ये सेमी सर्कुलर वायर है, तो लिमिट हमारे पास क्या हो जाएंगी, 0 to पाई ओवर 0 to पाई, और सेगमा डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी थीटा, यानी सेगमा डी एस हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए डी थीटा के, और न्यू हमारे पास जो है इसकी हमें एक लेंथ दी गई है, ठीक है, वो हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। सिंपल इसे हम अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2a² ओवर पाई ए हो जाएगा, यानी इसे आफ्टर इंटीग्रेशन हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2a² ओवर पाई ए बन जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास ए कैंसिल हो जाएगा लोअर ए डिनोमिनेटर के अंदर, तो 2a ओवर पाई हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 2a ओवर पाई, तो a इसका हमारे पास क्या है जी, इसका राइट आंसर है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है
कहता है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड्स ए एंड बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू अ वर्टेक्स। कहता है हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का, हमें एक प्लेट दी गई जिसकी साइड्स ए एंड बी हैं, अबाउट एन एक्सिस और एक एक्सिस के गिर्द जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेट के, और वो क्या है जी, पास कर रहा है वर्टेक्स पे, जहाँ पे वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट कर रहे हैं। अब हमें क्या दिया गया, रेक्टेंगुलर प्लेट इन द एक्स वाई प्लेन विद साइड्स ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, वी चूज द एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट। कहता है जो हमें प्लेट दी गई है उसमें हमने जो परपेंडिकुलर ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस ले रहे हैं। एज वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अब आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या होगा 1/3 m इंटू बी स्क्वेयर और वाई एक्सिस 1/3 m इंटू ए स्क्वेयर, क्योंकि हमने दो साइड्स ली हुई हैं अबाउट दी एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के अबाउट होगा वो बी वहाँ बी आ जाएगा और वाई एक्सिस के अबाउट ए आ जाएगा। सो बाय द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का सम आ जाएगा। तो 1/3 m इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसका डी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, so subscribe my channel for further video, please click on the bell icon। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। ओके।